हेलो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप देख रहे हैं सीटेट का क्लास, जो कि आगामी संभावित परीक्षा दिसंबर 2025 में जो होने वाली है उसी का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। आज सीडीपी का आज 9वां क्लास है। इसी तरीक़ा से पीछे क्लास हो गया, अगर आप लोग नहीं देखे तो पिछल का क्लास भी आप देख लीजिए। और आज सीडीपी का पेडागोजी का 9वां क्लास है आज। और ये क्लास का टाइमिंग आपको हो गया है सुबह 8 बजे। क्लास का टाइमिंग सुबह 8 बजे, आप लोग डेली इसी 8 बजे आप लोग जुड़ जाया कीजिए और क्लास को पूरा एंड तक देखिए। एंड में ये होता है कि जैसे होता है कि क्वेश्चन हम 15 को डिस्कस करते हैं, लास्ट में आपको आप लोग के लिए हम पॉजिटिव या नेगेटिव जो वर्ड होता है उसका हम बतलाते हैं, ताकि आगे जा कर के आपको ये नया नया जो एग्जाम में जो नया नया शब्द जो मिलता है उसी चीज़ को आपको हम बतलाने का कोशिश करते हैं, ताकि परीक्षा हॉल में आप कोई नया शब्द देख करके आपको जैसे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि हम कोई नया शब्द देख रहे हैं। इसीलिए लास्ट में हम वो चीज़ आपको नया शब्द आपको बतलाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए कहते हैं आप क्वेश्चन भी डिस्कस देखिए, उसमें क्वेश्चन में जो शब्द जो होता है वो भी हम बतलाने का कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। सीटेट में सबसे ज़्यादा होता है उसमें नया शब्द को पहचानना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती है, इससे शिक्षक द्वारा डॉट डॉट के रूप में देखना चाहिए। यानी कहा जाता है कि भारत में बहुभाषा शिक्षा है, यानी कि बहुभाषा होती है। कक्षा जितना कक्षा आप देखिएगा क्लास में कई प्रकार का भाषा उसमें बोला जाता है। और एक शिक्षक के आप मानिए कि एक शिक्षक के रूप में आप स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं। अब बहुभाषा है, एक बच्चा मराठी बोल रहा है, एक बच्चा है जो हिंदी बोल रहा है, एक अंग्रेजी बोल रहा है। तो आप एक शिक्षक के रूप में किस प्रकार से उसको देखिएगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। परेशानी ऑप्शन नंबर बी, समस्या ऑप्शन नंबर सी हो गया, संसाधन ऑप्शन नंबर डी, बाधा। तो आपको एक शिक्षक के रूप में आप किस तरीका से बहुभाषा जो है सभी प्रकार का भाषा बोलता है बच्चा, आप एक शिक्षक के रूप में कैसा आप उसको देखिएगा, किस रूप में उसको देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर एक रहा परेशानी। बहुभाषा अगर है तो आप गए हैं बच्चा को सिखाने के लिए, उसको बच्चा को भाषा पर कमान करवाने के लिए, तो परेशानी तो होगा नहीं। बच्चा अगर शुरू में अगर बोलने में अगर कोई भी बच्चा अगर सभी अलग अलग भाषा का है तो क्या करेंगे, बच्चा को बाल केंद्रित शिक्षा के तरीका से उस बच्चा पर ही पर्सनल बच्चा पर अति होकर के एक एक बच्चा के पास जा करके हम उस पर पढ़ाएंगे। इससे यह होगा कि बच्चा में और भी रुचि बनेगा पढ़ने में, न कि एक भाषा एक शिक्षक के रूप में आप पकड़ लीजिएगा और आप पढ़ाते रहिएगा। ऐसा कभी नहीं करना। परेशानी कभी भी नहीं आप मान सकते हैं, समस्या नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, संसाधन। आप एक शिक्षक के रूप में अगर बहुभाषा है तो उसको शिक्षक संसाधन के रूप में उसको लीजिएगा। क्या चीज में लेना है, संसाधन के रूप में लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। माने कहा गया है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है। ऑप्शन नंबर सी, उनके चिंतन को समझने का अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, यानी कि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो आपको एक शिक्षक के रूप में अगर बच्चा है जो अगर गलती करता है, त्रुटि करता है, कोई चीज़ आप टास्क देते हैं, बच्चा है जो गलती कर देता है, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या कीजिएगा ये बतलाना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने का अच्छे अवसर है। आप बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको क्या कीजिएगा, अलग अलग कर दीजिएगा, ताकि बच्चा को आप अवसर आपको पास मिला कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसी समय हम अलग कर देंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो ये सबसे बेस्ट है कि बच्चा कोशिश तो कर रहा है। यहाँ पे बच्चा अगर गलती कर रहा है तो जो कोशिश करता है उसी से गलती होता है। जो घर में रह करके अगर घर में रहता है उससे गलती नहीं होता। अगर आप चलते हैं तभी आपके गोर में ठेस लगता है, अगर चलिएगा नहीं तो ठेस नहीं लगेगा, ये गारंटी है। तो आप उसको चिन्हित करने के लिए आपको अच्छा अवसर है, तो ये गलत है। अब बच्चा को आप गलती कर रहा तो उसके हिसाब से आपके पास अवसर है चिन्हित करने के लिए कि ये बच्चा कमजोर है, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है।
अगर बच्चा अगर मानिए कि शुरुआती टाइम में बच्चा पढ़ने आ गया, अब बच्चा गलती ही करेगा। शुरुआती टाइम में तो बच्चा वो चीज़ सीखता नहीं है। अगर कोई चीज़ आप बच्चा को सिखाते हैं, बच्चा को कोई चीज़ सिखाते हैं, तो बच्चा को कभी भी शिक्षक और विद्यार्थी को असफलता का कारण नहीं मान सकते, क्योंकि बच्चा शुरू टाइम में ही आता ही सीखने के लिए। गलती करना उसका स्वाभाविक है, आपका कर्तव्य है कि उसको आप सिखाइए, तो इसमें असफलता का बात नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, उनके चिंतन को समझने का अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। हाँ, एकदम सही ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अगर कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो आपके पास अवसर है कि बच्चा को जानने के लिए कि बच्चा गलती कर रहा है। इसका मतलब है कि बच्चा उस चीज़ को करने का चिंतन कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है ना बच्चा। आप क्या कीजिएगा, वो बच्चा का थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, बच्चा और भी उस काम को तुरंत कर लेगा। बच्चा तो कर तो रहा, चिंतन कर रहा। कोई भी समस्या अगर आता है तो आप जब तक चिंतन नहीं कीजिएगा, चिंता नहीं करना है, चिंतन अगर कीजिएगा तभी समस्या का हल होता है। तो बच्चा का अगर चिंतन के बारे में जानना है तो कोई भी कार्य उसको दे दीजिएगा, गलती कर रहा है तो आप जान जाइएगा कि बच्चा को वो चीज़ नहीं आता, बच्चा मगर कोशिश कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको हम डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो क्या करेंगे, बच्चा को मारने लगेंगे, बच्चा को अलग कर देंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बच्चा गलती और त्रुटियां करता है तो बच्चा का अगर चिंतन के बारे में आपको जानने का अवसर मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, डॉट डॉट के विचार से संबंधित सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो इसका कहना है कि डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, माने बच्चा जो सक्रिय माने खुद से ही ज्ञान निर्माण करता है, और तथा उन्हें वैज्ञानिक, नन्हे वैज्ञानिक, जखिनते यहाँ पे नन्हे वैज्ञानिक आ जाएगा तो आपको आंख मूंद करके नन्हे वैज्ञानिक बोले तो डायरेक्ट आंख मूंद करके आप इस पे लगा दीजिएगा। पहले आप खुद से बनाइए, संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए स्किनर, ऑप्शन नंबर बी हो गया युग, ऑप्शन नंबर सी पावलॉक, ऑप्शन नंबर डी पियाजे। तो आपको इसमें से बतलाना कौन सा वैज्ञानिक बोला था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, वो सक्रिय ज्ञान निर्माता है, यानी कि खुद से बच्चा सीखता है। नन्हे वैज्ञानिक कौन सा वैज्ञानिक ने कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पियाजे का कथन था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, बच्चा खुद से ही करके सीखता है। बच्चा यानी कि जैसे आप लोग देखते होइएगा, बच्चा अगर कोई चीज़ खिलौना हो या कोई चीज़ हो तो उसको पहले तोड़ता है, फिर बनाता है, फिर कोई चीज़ से बना करके फिर से खेलता है, फिर टूट जाता है, फिर से बच्चा को देखिएगा जोड़ेगा। क्या है, वैज्ञानिक तरीका को दर्शाता है। बच्चा नन्हे वैज्ञानिक है, यानी खुद से तोड़े और खुद से बनाए। क्या है, वैज्ञानिक का अति है, तर्क है। और स्किनर का कौन सा सिद्धांत था, स्किनर का सिद्धांत एक दिन हम बतलाए थे आपको, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुबंधन सिद्धांत। क्या है यार, माने कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। पावलॉक का क्या सा सिद्धांत था, पावलॉक का सिद्धांत, पावलॉक का था शिक्षा शास्त्र अनुबंधन। शिक्षा शास्त्र अनुबंधन, अनुबंधन सिद्धांत ये था पावलॉक का। युग तो कुछ नहीं है, इसका नहीं है सिद्धांत। तो नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था, तो जीन पियाजे। नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था, जीन पियाजे। नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था, जीन पियाजे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। आपको हम बाल केंद्रित अभी भी बतलाया है, इससे पहले भी क्लास में आपको हम बार बार बतलाए थे कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये होता है
कि शिक्षक प्रत्येक बच्चा को पास में जाकर के एक एक बच्चा के पास जाकर के उस चीज के बारे में डिस्कस करना, बच्चा को पढ़ाना। बच्चा ऊपर होता है और शिक्षक नीचा होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक सर्वोपरि होता है, ऊपर होता है, शिक्षक नीचा होता है। अगर उस समय बालक अगर बोले कि अगर अ को क बोलेगा तो वही सही होगा, तो बच्चा को सबसे ऊपर रखा गया है। मगर ये सही समझाने के लिए बतला है, अ को अगर क बोलेगा तो वही सही, सिर्फ हम समझाने के लिए बोले हैं। बच्चा सबसे ऊपर रहते हैं, शिक्षक से भी ऊपर रहते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बच्चों की पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। तो आपको बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से के बारे में बतलाना है कि इसमें से कौन सा सही है। बनाइए खुद से। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। नहीं, इसमें नैतिक शिक्षा बाल केंद्रित का मतलब ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, कॉपी करने का लिए कहना। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये वाला तो नहीं होगा। बच्चा अगर बाल केंद्रित में कह रहा शिक्षक का अनुकरण करना, यानी शिक्षक जो लिख रहा है उसका लिखना और उसका नकल करना, अनुकरण करना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व देना। ये कितना बच्चा अच्छा बात कर रहा है कि बाल केंद्रित में बोला गया है कि बच्चा को अकेला शिक्षक जाकर के उसके पास जाकर के वो बच्चा का हेल्प करेगा। अगर बच्चे को अवसर भी देना है वहाँ पे खुद से करने के लिए, और जहाँ पे बच्चा अगर नहीं होता वहाँ पे शिक्षक हेल्प करेगा, तो सबसे पहले बच्चा को अवसर देना है। और सक्रिय रूप से बच्चा, अगर अवसर आप देते हैं तो सक्रिय रूप से बच्चा वो कार्य को करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बच्चों की पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। नहीं, बच्चे को कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं देना चाहिए। बच्चे को कुछ अंदर में रखना चाहिए ताकि बच्चा गलत अथी पे नहीं। अगर बच्चा के समझ नहीं रहता उस समय, बच्चा को अगर छोड़ दीजिएगा तो पढ़ेगा नहीं, ज़्यादातर वो खेल कूद में ज़्यादा समय अथी करेगा। तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं करेंगे बच्चा को, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। माने कि कहता है कि जटिल परिस्थिति का मतलब हो गया कि बच्चा को कोई कार्य दिया हुआ है, वहां पे बच्चा से हो नहीं रहा है, जटिल परिस्थिति। और संसाधित माने कि बच्चा को है जो बच्चा को और थोड़ा हेल्प करना, यानी कि उस चीज उस परिस्थिति से बच्चा को निकालना। शिक्षक बच्चों को सहायता कर सकता है, माने कि बच्चा का सहायता, जटिल परिस्थिति में बच्चा का शिक्षक सहायता कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार दे करके। पुरस्कार का मतलब होता है मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। ऑप्शन नंबर सी देखिए, उसे पर एक भाषण देकर। ऑप्शन नंबर बी ए का है। ऑप्शन नंबर सी को हटा दीजिए, इसमें तीनों को रहने दीजिए, ऑप्शन मिस प्रिंट है। उसे कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीख, और उसे एक पर भाषण देकर। ऑप्शन नंबर सी डी। नहीं सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, उस पर एक भाषण देकर। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो आपको इसमें से बतलाना है कि जटिल परिस्थिति आ गया है बच्चा के पास,
बच्चा वे कार्य को कर नहीं पा रहा, तो एक शिक्षक के रूप में आप सहायता कर सकते हैं। किस प्रकार से सहायता कीजिएगा ताकि वो बच्चा उस जटिल परिस्थिति से निकल पाए। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर के। पुरस्कार कभी भी नहीं देंगे जल्दी जल्दी, कोई भी बच्चा को पुरस्कार नहीं देंगे। इससे क्या होगा, बच्चा में भेदभाव हो जाएगा। जो बच्चा जल्दी कर रहा है उसको क्या करेंगे, पुरस्कार दे देंगे, जो बच्चा नहीं कर पा रहा है वो बच्चा को नहीं देंगे। इससे क्या होगा, दूसरे में बच्चा में दोनों में अति हो जाएगा, अनबन हो जाएगा। बच्चा, एक बच्चा है जो मोटिवेट रहेगा पढ़ेगा, एक बच्चा है जो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो कभी भी प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर के कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर के नहीं, दोनों को समान ट्रीटमेंट करना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीख जाए। बच्चे का सहायता, बच्चा अगर जटिल परिस्थिति में है, अगर आप बच्चे को दिए हुए हैं कोई भी सवाल, बच्चा को जैसे हम दिए हुए हैं 51 और यहाँ पे दिए हैं 52, अब बच्चा को हम कह दिए कि जोड़ने के लिए, तो बच्चा यहाँ पे ये दोनों को जोड़ करके 3 लिख दिया, और यहाँ बच्चा नहीं लिख पा रहा है, उसके पास कठिनाई आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, बच्चा को छोड़ दीजिएगा। इसी समय कहिएगा नहीं नहीं तुम खुद से करो, ऐसा कभी नहीं करना है। बच्चा को सिर्फ हिंट दे देना है, बाबू 5 और 5 10 का 0। अब बच्चा खुद कर लेगा 10 का 0, तो 1 लिख देगा बच्चा खुद। आप सिर्फ ये बतला तो दिए ना कि 5 5 10 होता है, तो यहाँ पे 0 बच्चा खुद से लिख लिया। अब बच्चा जब आपसे हेल्प कंडीशन ले लिया तो यहाँ पे बच्चा खुद से लिख लेगा। तो बच्चा को छोड़ नहीं देना है, बच्चा को थोड़ा सा हिंट दे देना है, ताकि बच्चा उस जटिल परिस्थिति या कोई भी संकट में बच्चा खुद से कार्य करके तुरंत निकल जाए। इसी को अगर बोला जाए तो बाइगोत्सकी ढांचा और पार या ढांचा, ये सब जो बोलते हैं इसी को बोला जाता है। जी एक टीचर है, यानी कि कोई भी बच्चा है, जैसे मानिए कि यहाँ से यहाँ 100 काम है, यहाँ पे 0 है, ये बात को समझिएगा। पार और ढांचा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100 है। बच्चा यहाँ पे मानिए कि 20 कर लिया, 20 के बाद नहीं कर पा रहा है कोई भी काम, तो एक टीचर के रूप में क्या कीजिएगा, यहाँ तक कर दीजिएगा, 30 कर दीजिएगा, 10 कर दीजिएगा, टीचर किया। अब बच्चा जब 30 पे पहुँचा दिए, बच्चा पट से ऊपर कर लिया पूरा काम, तो थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा, थोड़ा सा सहयोग कर दीजिएगा। बाइगोत्सकी के बात से अगर माना जाए तो इसको पार या ढांचा बोला जाता है। सहयोग करना जरूरी होता है, पूरा काम नहीं करके दीजिए, मगर थोड़ा सा आप हिंट दे दीजिए, थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए, तो ये अब गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, उससे पर एक भाषण देकर। भाषण सिर्फ देने से क्या होगा, बच्चा अगर परिस्थिति में फंसा हुआ, आप सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता वहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कार्य को छोटे छोटे में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। इसमें देखिए कह रहा है कोई भी कार्य को क्या कीजिएगा, छोटे छोटे हिस्से में बांट दिए। अब बच्चा को आप उसको बोल दिए कि ऐसे से ऐसे करना, निर्देश आप दे दिए कि इस प्रकार से इस कार्य को करो। बच्चा खुद है जो अगर छोटा छोटा काम दे दीजिएगा, बच्चा खुद से कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5वां का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बच्चा के कठिन अगर आ गया, कोई चीज कर नहीं पा रहा, तो उसको क्या कीजिएगा, एक शिक्षक के रूप में आप छोटे छोटे हिस्से में उसको काट दीजिएगा और वो बच्चा को करने दीजिएगा, ताकि वो बच्चा है जो खुद से कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। यानी कि कहा गया है कि आप जैसे कि कोई चीज सीख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, जिस तरीका से आप किताब पढ़े उसी तरीका से आपको बोल देना है, पुनः जैसे ग्रहण किए उसी तरीका से आप प्रस्तुत कीजिए। अब इसका बतलाइए। ऑप्शन ए अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। ऑप्शन नंबर सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान की जो का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। रिकॉर्ड का मतलब होता है लिखना, ये लिख लीजिए, रिकॉर्ड का मतलब होता है लिखना। रिकॉर्ड का मतलब लिखना होता है, लिख लीजिएगा। तो इसमें से आपको बतलाना है कि बच्चा को कहा जा रहा है कि
एक शिक्षक के रूप में आप बच्चा से अपेक्षा करते हैं कि जैसे वो ग्रहण किया कोई चीज को उसी प्रकार से वो प्रस्तुत कर दे। तो इसमें से कौन सा अच्छा है एक शिक्षक के लिए? तो ऑप्शन ये कह रहा है अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन करने में सरल है। आकलन क्या, एक बार बतलाइए, कभी भी बच्चा को आप किताब पढ़ाइएगा एक शिक्षक के रूप में, तो बच्चा को आप क्या कीजिएगा, जैसे जैसे आप किताब पढ़ा दिए सेम कहिएगा बच्चा को, सेम अगर बोल देने के लिए, तो बच्चा कभी भी सीख नहीं पाएगा। आप आकलन करके क्या कर लीजिएगा, जब बच्चा है जो बाहरी दुनिया से अगर जोड़ करके कोई चीज़ नहीं पढ़ाइएगा और किताबी दुनिया दे दीजिएगा, तो रट्टू तोता जो जानते हैं, जैसे जैसे तोता को सिखाइएगा वैसा ही तोता बोलेगा। वो कभी भी बच्चा को नहीं बनाना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। आकलन करने के लिए प्रभावी कभी भी नहीं हो सकता है। बच्चा को जितना बाहरी दुनिया से जोड़ करके आप बतलाइएगा, आप बच्चा को खुद से कहिएगा उस चीज़ के बारे में बतलाने के लिए, न कि जैसे हम बतलाए बाबू ऐसा नहीं बोलो, ये आकलन करने का तरीका नहीं है। बच्चा आप कैसे जानिएगा कि बच्चा के और भी बाहरी ज्ञान आ गया? किताबी दुनिया से सिर्फ परीक्षा पास किया जा सकता है, ज्ञान अर्जन नहीं हो सकता। कैसे किसी के साथ बात करना है, कैसे रहना है, ये कभी भी नहीं सीख सकता है बच्चा। तो इसके लिए बाहर दुनिया से जितना जोड़ के बतलाइएगा बच्चा उतना ज़्यादा सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान की ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। एकदम बढ़िया बात कर रहा है। अगर ज्यों का त्यों अगर बच्चा पढ़ रहा है और उस ज्यों का त्यों अगर बच्चा है जो आपको बोल रहा है, जैसे आप पढ़ा दिए बच्चा पूरी वही बतला दिया, न कि बच्चा और भी अनुभव उसमें शामिल करके नहीं बतलाया, तो बच्चा कुछ नहीं सीखा। आकलन के लिए बेहतर हो सकता है, मगर समाज में वो बच्चा जब रहेगा तो वो अच्छा से बात नहीं कर पाएगा, किसी से सही से बात नहीं कर पाएगा, अपना बात को रख नहीं पाएगा, ये कभी भी नहीं होगा। समस्या है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों का व्याख्या है। बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो, जितना कोई कार्य को करता है अपना अनुभव से जोड़ करके पढ़ता है। जैसे आपको हम बार बार कहते हैं कि आप एक शिक्षक के नाते आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप टीचर हैं, आप क्या कीजिएगा एक बच्चा के लिए, तो अपना अनुभव जो दीजिएगा ये सबसे बेस्ट होता है। अपना अनुभव ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें एकदम सही करा, तो इसको काटना नहीं है, तो इसको हम डॉट में रख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसे रिकॉर्ड करने लगता है। मन में जो भी है रिकॉर्ड करने लगता है, ऐसा कोनो बात नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उसके सीखने का वक्र, यानी कहा जा रहा है कि कोई भी बच्चा है उसको अगर समूह अगर दे दे, 4 को 5 को 10 को बच्चा का समूह बना दे और उसमें बच्चा को दे दिया जाए कोई भी समस्या, यानी कोई सवाल हो जाए या कोई भी बात हो जाए या कोई टॉपिक हो जाए उस पर चर्चा करने के लिए, तो उसका सीखने का वक्र क्या हो सकता है? क्या वक्र हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए बेहतर होता है, ऑप्शन नंबर बी स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी अवनतर होता है, ऑप्शन नंबर डी समान रहता है। तो आपको इसमें से बतलाना है कि समूह में अगर बच्चा कोई कार्य को कर रहा है, कोई समस्या का हल करने के लिए बात विवाद कर रहा है, एक दूसरे से पूछ रहा है, तो आप उस सीखने का क्या प्रक्रिया हो सकता है, किस तरीका से वो बच्चा सीखेगा? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, समान रहेगा नहीं, बच्चा यहाँ पे खुद से कर रहा है, आपस में जब बात करेगा बच्चा तब बेहतर करता है, तो समान रहता है, सो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अवनतर रहता है, यानी कि कुछ भी नहीं सीख रहा है, ये कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए स्थिर रहता है, स्थिर कभी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी ए हो गया बेहतर होता है, बच्चा अगर सक्रिय रूप से खुद से अगर बात विवाद कर रहा है तो सबसे बेहतर होता है, तो सबसे बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन है करती है। मानी कह रहा है कि व्यक्ति में विकास जो है, जो एक बच्चे से एक आदमी से या दूसरा आदमी में भिन्न होता है, भिन्न होता ही है। हमारा बात करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, दूसरे आदमी का अलग है। मानी अगर जुड़वा बच्चा जो होता है ना,
जुड़वा बच्चा अगर एक के समय में होता है फिर भी वो बच्चा का है जो भिन्नता पाया जाता है, भाषा में, सोचने में, कोई भी चीज़ करने में भिन्नता पाया जाता है, एक समान कभी भी नहीं होता है। जिस प्रकार मुकेश अंबानी सोचता है उसी पर वो अगर नरेंद्र मोदी अलग प्रकार से सोचता है, हम अलग प्रकार से, आप अलग प्रकार से सोचते हैं, सब क्या है, भिन्नता का कारण है, भिन्नता है। तो ये मगर एक नमूने का अति करता है, अनुगमन करता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, एरी से चोटी। ऑप्शन नंबर बी अवस्थिति। ऑप्शन नंबर सी अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर डी हो गया क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो आपको इसमें से बतलाना है कि कौन सा क्रम का अनुगमन करता है। एरी से चोटी नहीं, एरी से चोटी, चोटी से एरी होता है, एरी से चोटी नहीं, चोटी से एरी। ऑप्शन नंबर व्यवस्थित नहीं, अप्रत्याशित नहीं। ऑप्शन नंबर डी, हाँ, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। माने कि क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब समझ लीजिए, जैसे हम हैं, आप हैं, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का सबसे पहले देखिए क्या होता है, सर होता है, उसके बाद होता है आपका कमर, उसका कमर से ऊपर होने जाता है रीढ़ होता है, रीढ़ होने के बाद ये होता है पूरा कंधा, कंधा होने के बाद ये हाथ होता है, हाथ होते उंगली होता है, उसके बाद उंगली होता है। और जब ये सब पूरा निर्माण होने के बाद कमर के नीचे पैर होने लगता है, सबसे लास्ट में पैर, सबसे पहले सिर, तो सिर से पैर, सिर से पैर, विकास की अवस्था सिर से पैर, विकास किधर से किधर होता है, सिर से पैर होता है। पहले सिर होता है, फिर कमर होता है, फिर कमर से ऊपर होता है, फिर कंधा होता है, कंधा के बाद हाथ होता है, हाथ के बाद उंगली होता है, उसके बाद कमर के नीचे पैर होता है, उसके बाद पैर होता है। तो ये क्या है, क्रम है। क्या हमारे में ऐसे हुआ, आप में दूसरा तरीका से नहीं, आप में भी ऐसा ही हुआ, मगर भिन्नता पाया जाता है। क्रम क्या है, व्यवस्थित है, क्रमबद्ध व्यवस्थित है, यानी क्रम यही होगा। हमारा हो, मुकेश अंबानी को हो, यानी नरेंद्र मोदी को हो, राहुल गांधी का, किसी का भी हो, किसी भी व्यक्ति का उठा करके ले लीजिए, सबका यही होता, पहले सिर होगा, फिर कमर होगा, फिर कंधा होगा, फिर हाथ होगा, फिर उंगली होगा, फिर पैर होगा। तो छोटी छोटी से एरी, छोटी से एरी, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम होता है। शीर्षगामी से शीर्षगामी से अधोगामी, शीर्षगामी से अधोगामी, छोटी से एरी, टॉप टू बॉटम, क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीका से, सभी में इसी प्रकार से होता है। इसमें कोई आप हेरफेर नहीं कर सकते, इसमें बाहरी कुछ नहीं है। सब किसी भी इंसान, किसी भी मनुष्य को उठा करके रख लीजिए, सभी का इसी प्रकार से होता है, इसमें चेंज किसी का नहीं होता है, सबका एक ही प्रकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नौवां क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो विकास के लिए इसमें से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, विकास जन्म से के साथ प्रारंभ होता है और समान समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकासक में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर सी, विकास एकल आयामी है, विकास। ऑप्शन नंबर डी, विकास पृथक होता है। तो आपको इसमें से बतलाना है कि कौन सा विकास के लिए इसमें से सही अथी है। विकास के लिए सही इसमें से है। क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा हम बैटिक चेंज कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा बैटिक चेंज कर लेते हैं। हेलो हेलो, चलिए
चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है। विकास जन्म के साथ नहीं प्रारंभ होता है, विकास गर्भा अवस्था से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से, और कहाँ तक चलता है, तब मृत्यु तक। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। एकदम सही बात कर रहा है। विकास विकास कहाँ होता है, विकास एक समाज में होता है। विकास समाज में कौन कौन आ गया, तब माता पिता, दोस्त, समाज, ये सब क्या है, सामाजिक आ गया। तब बालक का विकास सबसे बेहतर कहाँ होता है, समाज में होता है। सबसे बेहतर कहाँ होता है, परिवार में होता है। उसके बाद समाज में होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक उस पर प्रभावित करता है। जैसे कि समाज में, जैसे देख लीजिए हमारे समाज में है जो हिंदी बोला जाता है, तो बच्चे पर कौन सा भाषा बच्चा सीखेगा, हिंदी ही सीखेगा, बाहरी भाषा नहीं सीख सकता है। तो समाज पे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास पर क्या करता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एकदम सही है, इसको हम डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विकास एकल आयामी है। विकास एकल आयामी नहीं होता है, विकास बहु आयामी बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है। देखिए किस प्रकार से होता है। अगर हम यहाँ पे विकास को ले लेते हैं, यहाँ पे विकास को ले लेते हैं, और देखिए विकास में कौन कौन आ गया, सामाजिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई, भाषाई, सामाजिक, नैतिक, भाषाई, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आधर ले लीजिए आपको, सामाजिक, नैतिक, भाषाई, आध्यात्मिक हो गया, और शारीरिक, शारीरिक हो गया इधर, शारीरिक। तो क्या है, विकास बहुआयामी है, यानी और भी होता है इसमें आयाम, मगर जब तक हम समझाने के लिए आपको बतला रहे हैं कि विकास बहुआयामी होता है। यानी विकास में सभी चीज है, सबका एक साथ विकास होता है। ये नहीं कि इसका नहीं होगा तो इसका होगा, इसका हो रहा है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं, सभी का एक साथ होता है। हाँ ये होता है, कोनो स्लो चलता है, कोनो फास्ट होता है, कोनो स्लो, मगर चलता हमेशा है। और कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो विकास चलता है जन्म अति माँ के गर्भ से गर्भा अवस्था से मृत्यु तक, माने कि गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा जाता है उसी समय से बच्चा का विकास स्टार्ट हो जाता है, और जब तक मनुष्य में सांस रहता है तब तक विकास होता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी देखिए। ऑप्शन नंबर डी, विकास पृथक होता है नहीं। क्या समझाए हैं, विकास अलग नहीं होता, सभी एक गो में है। विकास सभी एक में जुड़ा हुआ है, पृथक नहीं होता है। ये देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास को समाज में को अति सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में ही एक बच्चा का विकास होता है, सर्वप्रथम बच्चा भी समाज में ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वातावरण के प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात विशेषताओं के कारण।
ऑप्शन नंबर बी जन्मजात विशेषताओं के कारण। ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है। तो के कारण, तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता का कारण क्या है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए वातावरण के कारण। सिर्फ वातावरण, हम वातावरण कभी भी नहीं लेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण इसी को बोला जाता है। इसी को अगर और भी बोला जाए तो बाहरी बोला जाता है। यानी कि जन्म के बाद पर्यावरण का ही रोल होता है एक बच्चा में। जन्म के बाद एक बच्चा में पर्यावरण का ही रोल होता है। ऑप्शन नंबर बी जन्मजात विशेषताओं के कारण। खाली इसमें जन्मजात विशेषता का मतलब हो गया है कि वंशानुक्रम। वंशानुक्रम इसी को हम बोलते हैं आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर सी देखिए वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि एक बच्चा, कोई भी व्यक्ति में भिन्नता क्यों पाया जाता है? उसका जन्मजात डीएनए जो बोला जाता है, आनुवांशिकता और वातावरण जो बाहरी वातावरण है वो भी भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो जैसे कि माता पिता वाला जीन आना, माता पिता वाला जीन आना, उसके बाद वातावरण, जिस परिस्थिति में जैसा परिवेश में बच्चा रहता है उसके कारण भी भिन्नता पाया जाता है। तो सी सही है, उसको डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी डी हो गया प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता द्वारा जीन का बात हो गया, तो यही हो गया डीएनए आनुवांशिकता। आनुवांशिकता तो इसके कारण सिर्फ हमको कह रहा है डीएनए या आनुवांशिकता, तो ये तो लेना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम को ही आनुवांशिकता बोला जाता है, वंशानुक्रम को ही आनुवांशिकता बोला जाता है, वातावरण को ही परिवेश बोला जाता है, आस पड़ोस बोला जाता है, पालन पोषण बोला जाता है, ये सभी वातावरण का ही नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। माने कि कह रहा कि बच्चा जब होता है तो उसमें परिवार का क्या रोल होता है, कौन सा उसमें रोल है? तो ऑप्शन नंबर ए कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी रोमांचकारी है। ऑप्शन नंबर सी मुख्य है। ऑप्शन नंबर डी गौण है। गौण को ही हम लोग द्वितीय बोला जाता है। ये आप लोग अलग से लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये बहुत बच्चा को कंफ्यूजन करता है। बच्चा को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करता है गौण। गौण का मतलब क्या है? गौण का मतलब क्या है बच्चा को सबसे ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन करता है। आप लोग लिख लीजिए, इसको द्वितीय होता है। तो चलिए बच्चा का सबसे महत्वपूर्ण हो गया इसमें मुख्य, यानी परिवार है जो मुख्य। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने परिवार में ही सबसे ज़्यादा उसका रोल होता है। बच्चा शुरुआत में अपना माता पिता के पास रहता है, भाई बहन के पास रहता है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? अपने परिवार का। परिवार में ही सब आते हैं, परिवार में ही सब आते हैं। अब प्रथम समाजीकरण, प्रथम समाजीकरण एजेंसी। प्रथम एजेंसी में कौन आता है? प्रथम समाजीकरण एजेंसी में कौन कै गो आता है? तो देखिए 5 गो आप लोग याद कर लीजिए, 5 गो। पहला हो गया माता पिता, दूसरा में हो गया परिवार, परिवार, तीसरा में हो गया आपको परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, चौथा में आप ले लीजिए दोस्त, पांचवा में ले लीजिए आपको दोस्त हो गया समाज। ये चीज को आप लोग लिख लीजिए। प्रथम समाजीकरण एजेंसी यानी कि प्रथम एक बच्चा का प्रथम एजेंसी में कौन काम आता है, यानी कि प्रथम बार
बच्चा किसके पास रहता है, उसके बाद बच्चा दूसरे में जाता है, तब वो दूसरा का रोल होता है। तो प्रथम में 5 गो होता है, 5 गो याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा इस चीज़ को। पूछता है हर बेर एगो क्वेश्चन इससे आता है, या न तो प्रथम या न तो द्वितीय। प्रथम में अगर 5 गो याद कर लिए तो द्वितीय में जो भी चीज़ रहेगा, जो भी दूसरा नाम रहेगा, द्वितीय में आंख मूंद करके मार के आइएगा। मगर हाँ, प्रथम अगर पूछ देगा तो 5 गो के अलावा नहीं है कुछ, 5 गो ये आप याद कर लीजिए। और उसके बाद जो भी आपको बोलेगा वो द्वितीय में आंख मूंद करके ही मार दीजिएगा। द्वितीय में अगर कुछ भी विद्यालय बोले, लाइब्रेरी बोले, कुछ भी बोले तो आपको द्वितीय में मानना है। द्वितीय में या नहीं तो परिवार का रिश्तेदार अगर बोल दे तो उसमें भी द्वितीय ही मारिएगा, पहला नहीं। क्योंकि एक बार ऑनलाइन वाला में उसको प्रथम में लिया गया है, मगर ऑफलाइन के पेपर में उसको द्वितीय में लिया गया है। तो ये 5 गो लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी रहेगा गौण या द्वितीय में ले लीजिएगा, गौण या द्वितीय में ही लीजिएगा। गौण भी बोला जाए तो द्वितीय होता है, ये लिख लीजिए। गौण का मतलब द्वितीय होता है। ये प्रथम एजेंसी हो गया। द्वितीय अगर गौण में बोलेगा, गौण समाजीकरण एजेंसी, तब जो भी आ जाएगा विद्यालय, लाइब्रेरी, जो भी अगर दूसरा ये 5 गो को छोड़ करके कोई भी आ जाएगा तो आप उसको ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आप लोग जो पढ़ते हैं, यानी जो डेली क्लास ऐसे जो करते हैं, तो आप लोग का कैसा क्लास लगता है, कैसा नहीं लगता, तो आप लोग कम से कम आप कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं बोलते हैं, और वीडियो को लाइक भी नहीं करते, आप लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं चल जाते हैं। अरे कम से कम हमको भी फीडबैक दीजिए, ताकि इससे भी हम लोग बेहतर करने का कोशिश करें। तो आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, फीडबैक दीजिए, कमेंट में लिखिए। 2 लाइन लिखने में कुछ जाता नहीं, लाइक करने में कुछ जाता नहीं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और भी मोटिवेट हो और आपके लिए और भी बेस्ट क्वेश्चन खोज करके आए, ताकि आप इससे भी बेस्ट पढ़ने का कोशिश कीजिए। आप जितना हम लाइक और शेयर करते रहिएगा, उतना आपके लिए हम बेस्ट करते रहेंगे। तो आप थोड़ा इस पर आप ध्यान दीजिए, हम आप पे ध्यान देते हैं। सीटेट इस बार पक्का हम निकलवाइए देंगे, सिर्फ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो इसमें से आपको मिलान चुनना है कि सही मिलान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका है, कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक में ये कितना से कितना हो गया, 7 से। जिन प्याजे का है, जिन प्याजे का 4 गो अवस्था दिया हुआ है, संवेदी पूर्व मूर्त अमूर्त, संवेदी पूर्व मूर्त अमूर्त, तो यही दिया हुआ है। तो मूर्त ये हो गया 7 से 9 का है लिखा रहा बार बार, तो ये हो गया 7 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चा के लिए। तो इसमें कह रहा है कि संसाधन एवं वर्गीकरण करने का योग। ऑप्शन नंबर बी देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा। इसमें हो गया अनुकरण प्रारंभ का, और अनुकरण प्रारंभ हो जाता है कल्पनात्मक खेल। ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था तर्क। ये औपचारिक में हो गया 11 प्लस वर्ष के बच्चा। शैशवावस्था तर्क हो गया अनुप्रयोग और अनुमान लगाने का, ये हो गया आपको बच्चा का 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, इसमें हो गया आपको पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा का हो गया 2 से 7 वर्ष। आपको इसमें से चुनना है। मूर्त का मतलब होता है, जैसे हमारे सामने में ये पेन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मूर्त रूप से हमारे सामने में देख रहे हैं मूर्त। यही को अगर औपचारिक के जगह पर अमूर्त रहता, तो अगर ये नहीं रहता मगर हम इमेजिंग करते कि मेरे पास काला वाला पेन था, इमेजिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब अमूर्त, हम अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। अमूर्त का मतलब होता है कि कोई चीज़ सामने में हो और तब बच्चा सामने में देख करके उसको अति चिन्ह रहा है, तो वो मूर्त सोच हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक, यानी ताकि इसमें कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा वो बच्चा के पास सामने में जो चीज़ रहेगा उसी चीज़ को पहचानेगा। तो संसाधन एवं वर्गीकरण करने का योग, यानी कि जब बच्चा 7 से 11 वर्ष में हो जाता है तो कोई भी चीज़ को वर्गीकरण कर सकता है। ताकि जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल में ले लीजिए इसको, कि बच्चा को अगर छोटा वाला चॉकलेट दीजिएगा 1 रुपया वाला, एगो ले आइएगा क्या, डेयरी मिल्क, और उसको कहिएगा चुनने के लिए, तो डेयरी मिल्क बड़का वाला लेगा। कौन सा लेगा, बड़का वाला लेगा, छोटका वाला नहीं लेगा। क्या हुआ, बड़का बच्चा है जो मूर्त रूप से, वही पूछिएगा कि तुम डेयरी मिल्क लोगे कि
या अति छोटा 1-2 रुपये वाला चॉकलेट आता है ना महालट्टू, वो अगर बोलिएगा महालट्टू लोगे कि डेयरी मिल्क लोगे तो बच्चा बोल नहीं पाएगा। मगर आगू में ला करके बच्चा के सामने में अगर चॉकलेट दिखाइएगा, एक डेयरी मिल्क एक लट्टू मानिए 1-2 रुपये वाला चॉकलेट ला के दिए, तो वो बच्चा तर्क करके वो बड़का वाला चुन लेगा। तब मूर्त रूप से बच्चा वर्गीकरण कर लेता है, 7 से 11 वर्ष में कर लेता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ, अनुकरण प्रारंभ यानी नकल करना, नकल करना, कल्पना खेल। तब बच्चा इसमें औपचारिक में हो गया कि जो बच्चा के सामने ना हो फिर भी बच्चा है जो अनुमान लगा रहा है। यहाँ करा नकल, नकल कैसे होता है, सामने में कोई चीज़ रहता है उसको देख करके नकल होता है, तो कभी भी इसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नकल बच्चा कब करेगा, बच्चा करता है संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक में जो चीज़ सामने हो बच्चा देख करके उस चीज़ को प्रारंभ करता, अनुकरण करता देख करके, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, शैशवावस्था तर्क अनुप्रयोग, इस समय बच्चा 0 से 2 वर्ष में बच्चा तर्क करेगा कोई चीज पे, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी देखिए, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगनात्मक विचार, 2 से लेकर के 7 वर्ष के बच्चा, निगनात्मक का मतलब हो गया कोई चीज का अथी पे, जैसे कि हिंदी पढ़िएगा या इंग्लिश पढ़िएगा तो इसमें व्याकरण का यूज होता है। क्या इतना 2 से 7 वर्ष का बच्चा व्याकरण सीखेगा? बच्चा व्याकरण जान सकता है? नहीं, ये कभी भी नहीं जानेगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी हो जाए, ए हो जाएगा सही आंसर। यानी मूर्त रूप से बच्चा है जो वर्गीकरण कर लेता है। अगर दूध बड़का या छोटा चॉकलेट ला करके दीजिएगा तो बड़का वाला चुन लेगा, कैसे? देख करके। और वही नाम लेकर के बोलिएगा तो बच्चा नहीं बोल पाएगा उस समय, तो वही औपचारिक में आ जाता। अगर वही में कहता कि बच्चा बिना अति अमूर्त रूप से कोई चीज का वर्गीकरण करता है तो ये सही होता। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, माने कि अवधारणात्मक का मतलब होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट होता है। जैसे होता है ना कि आप ही जैसे देख लीजिए, आप बच्चा रहे होइएगा तो साइकिल चलाने नहीं आता होगा, मगर धीरे धीरे कोशिश करते करते आज ऐसा हो गया कि आप साइकिल को जैसे तैसे नचा करके चला लेते, नागिन बना देते हैं साइकिल को। या बाइक ही ले लीजिए, बाइक चलाते शुरू में तो आपको बनाने नहीं आता, चलाने तो नहीं आता था बाइक, मगर अब भी अगर आपको दे देगा तो क्या कीजिएगा, रोड पर ले जा करके देख, जहाँ उसको देखिए तो बस अपन वाली को देखिए तो उस समय आप क्या कीजिएगा, मोटरसाइकिल को अथी बना दीजिएगा, हवाई जहाज भी उसके सामने में फेल हो जाता है अपन वाली के सामने में। तो ये हो गया। आज जैसे लड़की लोग रोटी बनाते, शुरुआती टाइम में आप क्या मम्मी के पास जब आप छोटी रहे होइएगा तो आपसे रोटी नहीं बनता होगा, मगर अभी अगर आपको 500 अगर 50 रोटी अगर बोल दिया जाए बनाने के लिए तो आप सोचिएगा? नहीं सोचिएगा। और वही आप बच्चा थे जब बनाने नहीं आता था तो आप वो रोटी आप नहीं बना पाते। अब एक आदमी के लिए 2 रोटी भी बोलता बनाने के लिए आप नहीं बनाते, मगर वही अगर 10 आदमी के लिए रोटी बनाने के लिए बोलेगा तो आप तुरंत जा करके बना दीजिएगा। तो आपके अंदर क्या हुआ है, रोटी बनाने का कंसेप्ट आ गया। भाई लोग, आप लोग साइकिल चलाने शुरू में नहीं आता था मगर अभी चलाने आ गया, तो आपके अंदर क्या आ गया, साइकिल चलाने का कंसेप्ट आ गया। वही अधारणात्मक, यानी बच्चा को चिंतन करने, कोई चीज़ के बारे में चिंतन करने के लिए उसके अंदर कंसेप्ट क्लियर करना है एक शिक्षक को। तो सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए देखिए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनके कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को बातों का सुन और उनका अनुपालन करें। ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों को साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कि बच्चा में कंसेप्ट क्लियर करना है चिंता के बारे में, कि बच्चा ताकि चिंतन करके खुद से कोई भी समस्या का हल कर सके। एक शिक्षक के रूप में आप क्या कीजिएगा? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए उन्होंने जो अपने चिंतन में परिवर्तन किया। पुरस्कार का बात जब ये आएगा तो बच्चा को हम पुरस्कार का बात नहीं करेंगे, छोटा सा बच्चा का पुरस्कार अगर दीजिएगा तो एक बच्चा दूसरा बच्चा में भेदभाव चालू हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए,
बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित, बच्चा को स्वयं चिंतन नहीं करने दीजिएगा तो बच्चा कोई भी समस्या का समाधान कैसे करेगा। आप तो हमेशा आप बच्चा को आप तो नहीं अति कीजिएगा, समस्या हल करके दीजिएगा, तो बच्चा सीखेगा क्या, बच्चा खुद से कोई चीज़ करेगा क्या। तो हतोत्साहित कभी नहीं कीजिएगा। अगर पॉजिटिव रहे, हतोत्साहित रहे, पुरस्कार रहे तो वहाँ पे नहीं लीजिएगा। पॉजिटिव क्वेश्चन में हतोत्साहित और पुरस्कार रहे तो नहीं लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। अब बच्चा को कंसेप्ट करना है, अब किताबी दुनिया से आप जोड़ रहे हैं, ऐसा कभी होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चा का नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्पष्ट आश्वस्त करने वाली व्याख्यान देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। हाँ, स्पष्ट या आश्वस्त करने वाली व्याख्यान देना चाहिए। एक बच्चा का प्रॉब्लम में डालने वाला भी, एक प्रॉब्लम से निकालने वाला भी, दोनों तरीका से आपको बात बोलना है। जैसे बोलना है कि बच्चा को, जैसे कि आप स्पष्ट माने कि बच्चा को बोलना है कि 10 मीटर ऊंचाई है, ठीक है, 10 मीटर ऊंचाई है। अब बच्चा को कहे इस पर से गिरोगे तो तुम्हारा पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, ऐसा भी तर्क देना है ताकि बच्चा को समझ में आए। आप व्याख्यान देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करना चाहिए कि हाँ जब तुम इस पर चढ़ोगे गिर जाओगे, ऐसा करना, तुम्हारा तर्क क्या है, तुम क्या इस पर। तो बच्चा कहेगा सर हम इतना ऊंचा नहीं चढ़ेंगे, हमें चोट लग जाएगी। बच्चा के साथ अगर चर्चा कीजिएगा तो बच्चा अपना भी तर्क देगा, आप भी अपना दीजिएगा, इससे बेहतर, इससे कंसेप्ट दोनों में क्लियर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। यानी कि कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा माने कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा के बच्चा के लिए, उस बच्चा के लिए सक्रियबद्धता, यानी कि सक्रिय माने बच्चा खुद से कोई चीज करे, उसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का अनुकरण एवं नकल करना। ऑप्शन नंबर सी, जांच पड़ताल एवं प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो आपको इसमें से बतलाना है कि कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिए, पहला अगर देखिए, याद करना, कंठस्थ करना, प्रत्यास्मरण करना, ये सब जखनते रहेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन रहेगा तो सीधा सीधी बात को काट देना है। इसी को बोला जाता है नेगेटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव वर्ड है, याद करना, कंठस्थ करना, यंत्रबद्ध याद करना, ये सब क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन में नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। अनुकरण करेगा सिर्फ तो बच्चा सीखेगा क्या, खुद से अगर बच्चा नहीं करेगा, सिर्फ नकल करेगा तो बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, सीखेगा। ऑप्शन नंबर सी, सक्रियबद्धता का मतलब कर रहा है बच्चा खुद से सक्रिय होकर सीखना है, तो अनुकरण करेगा तो खुद से कब सक्रिय होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। हाँ, ये एकदम बढ़िया बात है। जांच पड़ताल, बच्चा खुद से कोई चीज़ के बारे में अगर कोई टास्क दिया गया तो बच्चा खुद से जांच करेगा कि हमसे आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो उस प्रश्न को पूछेगा, सर से पूछेगा, बच्चा खुद से पूछेगा और बात विवाद करेगा एक दूसरे से, उस टॉपिक पे या कोई चीज़ पे चर्चा करेगा ताकि उस चीज़ के बच्चा खुद से करके सीखे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। नकल करवाइएगा, शिक्षक हो करके बच्चा को नकल करेगा तब सक्रिय होगा बच्चा, नहीं नकल करेगा तो नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आंसर नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। इसका कहना है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ऑप्शन नंबर सी हो गया अपनी रुचि से। ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार के लिए। तो इसमें से ये बतलाना है कि बच्चा सृजनशील होते सर्वाधिक होते हैं जब किसी गतिविधि से भाग लेते हैं। तो इसमें से क्या करें जब बच्चा है जो सृजनशील हो। तो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक की डांट के से बचने के लिए। डांट से बचने के लिए ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए। ये हो गया बाहरी मोटिव प्रोत्साहन, यानी कि
इसको हम बोला जाए बोले तो बाहरी प्रोत्साहन, यानी कि इसका कहना है कि बच्चा है जो बाहर आने दूसरा को दिखावा करने के लिए दूसरा को दिखावा जब करेगा, दिखाने के लिए जब पढ़ेगा तो सर्वाधिक सृजनशील होगा। ऐसा कभी है, एक समय के बाद ये खत्म हो जाता है। जो आंतरिक मोटिवेशन रहेगा ना वो सबसे बेस्ट होता है। जो इंटरनल जो रहेगा ना, बाहरी मोटिवेशन या बाहरी मोबाइल में आप दे करके मोटिवेशन दे करके पढ़िए, 1-2 दिन अच्छा पढ़िएगा, तीसरा दिन आप नहीं पढ़ पाइएगा। और जो आंतरिक रहेगा कि नहीं हम पे ये चीज़ आया है तो हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे, या नहीं तो कोई हमको हट किया है या कोई हमको अथी किया है तो उसको हम दिखाएंगे ये चीज़ को करके, तो क्या है आंतरिक है। आंतरिक मोटिवेशन आया। कैसे जैसे बोला जाता है ना कि लड़की जब यानी महिला मित्र किसी को छोड़ करके चला जाता है तो लड़का आईएएस बन जाता है, तो ये क्या है आंतरिक मोटिवेशन जग जाता है कि हमको वो छोड़ दी, अब हम आईएएस ही बनेंगे। क्या है आंतरिक मोटिवेशन जग जाता है, ये सब आंतरिक मोटिवेशन हो जाता है। तो ये भी बेहतर है अगर कोई आपको छोड़ करके जाता है, इससे ये आपको पता चलता है कि आप कितने नीचे हैं। इसीलिए आप खुद को हमेशा अपडेट करते रहिए, हमेशा उच्च अपने आप पे काम कीजिए ताकि कोई आपको छोड़ करके नहीं जाए, कोई आपको नीचे नहीं दिखाए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, अपनी रुचि से। हाँ, अपने रुचि से का मतलब हो गया कि आंतरिक मोटिवेशन। आंतरिक मोटिवेशन यानी खुद का मोटिवेशन से अगर रुचि है खुद में कि नहीं ये चीज़ हम करेंगे, ये चीज़ हम खुद से करेंगे, तो ये क्या हो गया आंतरिक मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी करा पुरस्कार के लिए। पुरस्कार के लिए अगर करेगा तो कुछ दिन मेहनत करेगा, उसके बाद भी नीचा हो जाएगा। इस सब क्या चीज़ में आता है, तो बाहरी मोटिवेशन में आता है। ये सब क्या चीज़ में आता है, बाहरी मोटिवेशन में आता है। तो आज के लिए क्वेश्चन 15 हो गया है, तो छोड़ दिया जाए आज। तो आप सभी को इतना देर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले होमवर्क दे देते, आप लोग कहते हैं होमवर्क नहीं देते हैं सर, लीजिए होमवर्क। होमवर्क चलिए, पहला क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण और दूसरा हो गया उपचारात्मक परीक्षण। इसका मतलब क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है, आपको होमवर्क में ये चीज़ को बतलाना है। तो आप लोग इसी तरीक़ा से देखिए कंटिन्यू। आप अगर हमारा ये जो 1 घंटा का क्लास आप देखते हैं, इससे आप अपने में देखते होइएगा कि आपको पहले से कितना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसीलिए कहते हैं कि पूरा लास्ट तक आप क्लास को देखिए ताकि ये हो सके आपका जो भी नया नया जो डाउट रहेगा ना क्वेश्चन के माध्यम से आपका सोल्व हो जाएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन में सिर्फ हम क्वेश्चन जो लिखा है वही बतलाते, नहीं, उसका मीनिंग भी समझाते ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि अगला क्वेश्चन आप उसी टाइप से अगर कुछ पूछ दिया जाए तो आपका बेस्ट तुरंत आप उसको सोल्व कर लीजिए। नहीं इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाता है, आप तर्क कर सकते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। इसी तरीक़ा से हम कहते हैं कि लास्ट तक देखिए। 1 घंटा अगर आप हमको समय डेली देते हैं ना तो आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि CDP 90 नंबर अगर आता है पैडागोजी में सब मिला करके तो आपका पूरा 90 नंबर बनेगा। 90 नंबर में हम इतना कहते हैं कि 75 से 80 नंबर आपका एकदम क्लियर, एकदम आँख मूंद करके आप जाइएगा, एक बार हमारा नाम ले लीजिएगा तब बन जाएगा। अब ज़्यादा ये हम अपने आप को ज़्यादा ऊपर कर लिए, उतना भी नहीं करना था, मगर फिर भी अगर आप यहाँ 1 घंटा का क्लास देखते हैं तो आपका एकदम 100% हो जाएगा। तो इसी पर एक शायरी था कि बोल दिया जाए आज। एक शायरी था जैसे कि बोला जाए तो रहने देते हैं, कल सुना देंगे अच्छा वाला शायरी आज जो थोड़ा मूड नहीं है अब सुनाने का। तो इसी तरीक़ा से आप डेली जुड़ते रहिए क्लास में और पढ़ाई करते रहिए। ये नहीं डिमोटिवेट नहीं होना है, दिसंबर में पेपर होगा ही, इसके लिए कोई अथी नहीं है, दिसंबर में पेपर होगा ही होगा। हाँ इस बार 2 ही चरणों में होगा, अगला बेर
4 चरणों में हो सकता है, लग भी सकता है, और सिलेबस भी चेंज होगा। इसलिए कहते हैं एकदम मेहनत करके पढ़ लीजिए इस बार। अगर इस बार पेपर निकल गया तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, मगर अगला बार अगर सिलेबस चेंज हो गया तो आपको बहुत पढ़ना पड़ जाएगा, बहुत सोचना पड़ जाएगा। इसलिए इस बार मेहनत करके पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।